नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं शकील कुरैशी आपके साथ जुड़ा हूं इस बुलेटिन में आज दिन भर के अपडेट के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहा है इसकी जानकारी हम आपको देंगे, आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज पंजाब में थे, क्या उनका कार्यक्रम था, और इसके बाद अभी मुख्यमंत्री वापस शिमला लौट आए हैं और शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक कल होगी। मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, क्या बड़ा एजेंडा जो है वो इस वक्त मंत्रिमंडल की बैठक के लिए आ चुका है, किन किन मामलों पर चर्चा हो सकती है, मंजूरी उनको मिल सकती है, इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। कर्मचारियों से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नया पार्टी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को मिल गया है। आगे क्या रणनीति रहेगी, ये अध्यक्ष किसके कहने पर विनय कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है, मंत्रिमंडल विस्तार पर जो है वो क्या कुछ आगे होने वाला है, इन सारी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज रविवार के दिन हिमाचल प्रदेश से बाहर पंजाब में थे और आपको बताएं कि श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन आज हुआ अमृत पंजाब के अलग अलग हिस्सों में। और मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में गए थे वो आनंदपुर साहिब में एक कार्यक्रम था जहां पर मुख्यमंत्री गए, और उसके बाद उनका लुधियाना जाने का भी एक कार्यक्रम था। लुधियाना से वापस जो है वो शिमला मुख्यमंत्री लौट आए हैं। तो कल श्री गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस जो है वो मनाया जाएगा और हिमाचल प्रदेश में भी इसे लेकर कई कार्यक्रम जो है वो अलग अलग स्थानों पर रखे गए हैं। तो आज मुख्यमंत्री सुबह के समय जो है वो शिमला से गए आनंदपुर साहिब में, वहां पर सिख समुदाय ने ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया हुआ था और मुख्यमंत्री ने वहां पर शिरकत की और शाम के समय वो वापस लौट आए। और लौटने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ यहाँ पर कई मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें, इस समय ओक ओवर में जो है वो उनकी अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कैबिनेट का बड़ा एजेंडा जो है वो सरकार को आया है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक जो है वो सुबह 10 बजे के करीब सचिवालय में शुरू होगी और विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें कई बड़े फैसले होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। खासकर विधानसभा में जो विधेयक पेश किए जाने हैं उन्हें मंत्रिमंडल से पारित किया जाना है। नगर नियोजन में संशोधन विधेयक एक लाया जा रहा है। आपको बता दें, जो प्राइवेट डेवलपर हैं, हाउसिंग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, हाउसिंग पर्पज से जो बिल्डिंग्स बनती हैं, उनके लिए एक संशोधन किया जा सकता है। उनमें फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाने का जो है वो प्रस्ताव नए संशोधन विधेयक में जो है वो लाया जा रहा है। तो उसके अलावा नगर निगम में संशोधन के नगर निगम का जो एक्ट है उसमें भी संशोधन को लेकर जो है एक प्रस्ताव यहां पर लाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले अध्यादेश जो है वो सरकार लेकर आई है जिसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के जो मेयर हैं और डिप्टी मेयर हैं उनका कार्यकाल बढ़ाकर 2.5 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। तो उसको लेकर अध्यादेश ला दिया गया है, लेकिन अब इसे कानून का रूप दिया जाएगा, तो इसको भी विधानसभा में रखा जाएगा और इससे पहले कैबिनेट की बैठक में जो है इसे लाया जा सकता है। तो विधेयकों को मंत्रिमंडल में इसके अलावा कई और विधेयक भी है वो भी लाए जाएंगे। इनके अलावा भी जो विधेयक हैं उसमें जो है वो कुछ विभागों की तरफ से जो है वो मामले आए हैं। जैसे राजस्व विभाग की जानकारी हमें मिली है कि राजस्व विभाग से एक ऐसा प्रस्ताव जो पहले विधानसभा से पारित हो चुका था, उसमें बिजली परियोजनाओं पर शुरुआत में जो है वो राजस्व शुल्क लगाया जाएगा और उस शुल्क को निर्धारित करने के लिए मामला जो है वो कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके अलावा साथ ही साथ आपको बता दें कि बिजली परियोजनाओं की बिडिंग को लेकर भी मसला आ सकता है, क्योंकि बिडिंग सरकार ने की थी, एक ही जो कंपनी है वो एक प्रोजेक्ट के लिए सामने आई है, तो इस पर सरकार दोबारा से नए सिरे से फैसला ले सकती है। ऊर्जा क्षेत्र को लेकर ये बड़े फैसले जो है वो हो सकते हैं इस कैबिनेट की बैठक में। जॉब ट्रेनिंग के रूप में नई भर्तियों के प्रस्ताव भी जो है वो कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं। तो जॉब ट्रेनिंग की जो पॉलिसी सरकार ने लाई है उसके तहत अब जो जॉब ट्रेनिंग
का जो चयन है वो राज्य चयन आयोग द्वारा किया जाएगा, उसको लेकर भी कार्मिक विभाग ने पहले ही अपने निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। अब बात करते हैं प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो कब तक संभावित है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ जो है वो अब मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं और ज्यादा जो है वो बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री के पास अब विधायकों को एडजस्ट करने का विकल्प जो है वो तैयार हो गया है। जो विधानसभा उपाध्यक्ष के पद के साथ मंत्रिमंडल में खाली जगह को भी जो है वो अब भर सकते हैं। सीएम के पास चीफ व्हिप का एक पद भरने का विकल्प है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में मंडी संसदीय क्षेत्र तो विधानसभा में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को जगह मिल सकती है। इसके अलावा कुछ बोर्ड और निगमों में भी जो है वो खाली जगह हैं, वहां पर भी कुछ नई नियुक्तियां मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार की जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम आपको बता दें कि मंडी संसदीय क्षेत्र से मंत्रिमंडल में एक सदस्य की जो एक विधायक की जो है वो तैनाती की जा सकती है। और वहीं विधानसभा का उपाध्यक्ष का पद भी अब खाली हो गया है, क्योंकि विनय कुमार ने पिछले कल ही इस्तीफा इस पद से दिया है और वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी खाली है जो कांगड़ा जिला को मिल सकता है। और वहीं चीफ व्हिप का भी एक पद खाली है, जिस पर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने पसंद के किसी विधायक को वहां पर उसकी ताजपोशी कर सकते हैं, उसकी एडजस्टमेंट वहां पर कर सकते हैं। तो ये संभावनाएं जो है वो काफी बलवती इस वक्त हो चुकी हैं, क्योंकि कांग्रेस संगठन का जो अध्यक्ष है वो पिछले कल जो है वो नियुक्त हो गया है। अगर कांग्रेस संगठन पर चर्चा जो है वो अब दिल्ली में होगी, संगठन का विस्तार किस तरह से किया जाएगा। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद सोमवार को यानी कल विनय कुमार जो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, जहां पर संगठन के विस्तार को लेकर जो है वो बात की जाएगी। हाईकमान के साथ वो संगठन के मामलों पर चर्चा करेंगे और बताया जाता है कि उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके साथ और जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनके साथ वहां पर मुलाकात होगी। वहीं कांग्रेस की पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल के साथ भी जो है वो बैठक करेंगे विनय कुमार, जिसकी रणनीति पिछले कल ऊना में तय हो गई है। वहां सभी नेताओं की सहमति के बाद विनय कुमार ने उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और रात को नई नियुक्ति उनकी बतौर कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर हो गई। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सहमति के बाद आपसी समन्वय बनाकर विनय कुमार को कांग्रेस हाईकमान ने यह पद जो है वो सौंप दिया है, प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है। इससे राज्य में जो शिमला संसदीय क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस पार्टी की पकड़ और मजबूत होने की संभावना यहां पर है। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने एक अनुसूचित जाति वर्ग को रिझाने के लिए भी एक बड़ा कार्ड जो है वो यहां पर खेला है। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 17 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अनुसूचित जाति बहुल इलाके जो है वो कहे जाते हैं, वहां पर विधायक जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग से ही बनता है। तो ऐसे में विनय कुमार की ताजपोशी करके जो है वो कांग्रेस पार्टी ने एक एससी कार्ड भी हिमाचल प्रदेश में खेला है। और इसका असर जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में या फिर पंचायती राज और शहरी निकाय के चुनाव में किस तरह से होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया है। प्रतिभा सिंह को इस पद से हटाया गया है, जो कि लंबे समय से अटकलें चल रही थी कि प्रतिभा सिंह की जगह पर किसी नए अध्यक्ष को यहां पर तैनाती दी जाएगी। तो लगभग 1 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने पिछले कल देर शाम को जो है वो एक आदेश जारी किया और विनय कुमार को हिमाचल कांग्रेस की कमान सौंप दी है। अब वो कार्यकारिणी का विस्तार दिल्ली में चर्चा के बाद करेंगे। अब किस तरह से उन्हें जो है वो चर्चा उन्हें अधिकार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणी के गठन का जो है वो मिल पाता है या नहीं, वो अभी फिलहाल देखना होगा। लेकिन ये तय है कि केंद्र जो आला कमान है कांग्रेस पार्टी का, उनका एक दखल जो है वो प्रदेश में रहने वाला है, क्योंकि जिला अध्यक्षों के चयन के लिए कांग्रेस के हाईकमान ने जो है वो हिमाचल प्रदेश में पहले ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। और 3 नेता जो है वो पिछले कल भी लगाए गए हैं, जो कि हाईकमान के पर्यवेक्षकों के साथ जो है वो काम करेंगे। अब यहां पर विनय कुमार को कितना अधिकार मिलता है, वो कैसे चलते हैं, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार के साथ पूरा समन्वय बनाकर ही वो आगे जो है वो काम करेंगे, ये बात उन्होंने कही भी है। और सरकार का इस वक्त सहयोग जो है वो बेहद ज़्यादा जरूरी, संगठन को खड़ा करने के लिए, यहाँ पर मजबूती देने के लिए यहाँ पर जरूरी रहने वाला है। तो विनय कुमार जो है वो कल दिल्ली जाएंगे और दिल्ली
दिल्ली में जो है वो चर्चा होगी, इसके बाद वो शिमला भी लौटेंगे, लेकिन पहले विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र धर्मशाला में होने वाला है, बुधवार से शुरू हो रहा है, उसमें वो शिरकत करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के साथ यहाँ पर कांग्रेस के संगठन को मजबूती देने का काम किया जाएगा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में इंतकाल जमाबंदी अब हाथों हाथ हो रही है, लोगों को इससे बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही लोक अदालतों का आम जनता को भरपूर फायदा जो है वो मिल रहा है। अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच राज्य की प्रमुख पहल राजस्व लोक अदालत के माध्यम से 4,62,590 लंबित राजस्व मामलों का निपटारा कर दिया गया है। इनमें 3,85,634 इंतकाल के मामले थे जिनको निपटाया गया है। 24,44,000 जो है वो तकसीम के मामले थे, 42,123 निशानदेही के मामले थे और 11,789 राजस्व अभिलेखों की दुरुस्तगी के मामले थे। आम जनता इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और सालों से जो है ये मामले लटके हुए थे जिनको वर्तमान सरकार ने प्रमुखता से निपटारा उनका किया है। तो लोक अदालतें जो लगाई गई है उसका बेहद ज़्यादा फायदा हिमाचल प्रदेश की आम जनता को यहाँ पर मिला है। पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायती राज चुनाव पर डीसीज को जो है वो हिदायत दी गई है। पंचायती राज के चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव सामग्री उठाने के लिए सभी डीसी को निर्देश दिए हैं। इनके लिए नया शेड्यूल जारी हुआ है जिसके तहत उन्हें चुनाव सामग्री सोमवार से यानी कल से उठानी शुरू करनी होगी। ऐसा नहीं होता है तो फिर टकराव जो है वो एक बार फिर बढ़ सकता है। सोमवार से शेड्यूल के अनुसार चुनाव सामग्री उठाने के लिए जिलाधीशों को इंतजाम करना होगा। इसके निर्देश जो है वो राज्य चुनाव आयोग ने यहाँ पर दे दिए हैं और कल से पूरी तैयारी जो है वो इस संबंध में कर ली गई है। राज्य चुनाव आयोग को जिस भी जिलाधीश कार्यालय से शेड्यूल के मुताबिक फोन आएगा वो अपनी इजाज़त जो है वो इस सामग्री को उठाने के लिए प्रदान करेंगे। दिल्ली में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की लड़ाई जो है वो शुरू होने वाली है। 25 नवंबर को दिल्ली में देश भर के एनपीएस कर्मचारी प्रदर्शन करने जा रहे हैं जिनका कहना है कि उन्हें ओपीएस का अधिकार दिया जाए। हालांकि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने ओपीएस लागू कर दी है मगर यहाँ के एनपीएस कर्मचारी भी इस प्रदर्शन ओपीएस जो कर्मचारी ले रहे हैं वो भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। तो एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, महासचिव भरत शर्मा ने बताया कि आज एक बैठक वर्चुअली उनकी हुई है और बैठक करके इन्होंने इसकी रणनीति बनाई है जिसके तहत 25 नवंबर को दिल्ली में महाप्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भी शामिल होने जा रहे हैं। तो एनएसडीएल के पास जो 12,000 करोड़ रुपए की राशि हिमाचल के कर्मचारियों की पड़ी है उसे वापस लेने के लिए हिमाचल लाने के लिए जो है वो मांग की जाएगी और केंद्र दिल्ली में होने वाले इस प्रदर्शन में हिमाचल के कर्मचारी भी अपना योगदान जो है वो बखूबी तरीके से देने वाले हैं। फिर एकजुट हुए हिमाचल प्रदेश के बिजली कर्मचारी। ये आपको बता दें कि दूसरी तरफ बिजली बोर्ड के ज्वाइंट फ्रंट ने भी मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो इन्होंने मोर्चा अपना खोला है और केंद्र सरकार बिजली कानून में संशोधन का प्रस्ताव ला रही है क्योंकि दिसंबर में सेशन होने वाला है केंद्र सरकार का लोकसभा का। तो उसमें ये प्रस्ताव जो है वो लाने की तैयारी की जा रही है कि बिजली कानून में जो है वो देश का जो बिजली कानून है उसमें संशोधन किया जाए। तो वर्ष 2003 से ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है जिसमें एक बार फिर केंद्र सरकार संशोधित कानून लाने की तैयारी कर रही है। तो ज्वाइंट फ्रंट के नेताओं ने जिनमें लोकेश ठाकुर और हीरालाल वर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इसके पूरी तरह से खिलाफ है, वह लोग भी दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। इनका कहना है कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य को अगर ये बिजली कानून में संशोधन केंद्र सरकार करती है तो हिमाचल को नुकसान होगा, यहाँ के आम उपभोक्ता को इसका जो है वो बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अब विरोध जो है वो हिमाचल प्रदेश से भी हो रहा है, लगातार ये कई सालों से विरोध कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार को एक बार फिर दबाव डालने की कोशिश जो है वो की जाएगी ताकि इस तरह का संशोधन लोकसभा में ना हो सके। तो हिमाचल के कर्मचारी उसमें भी हिस्सा लेंगे। वहीं अगर पेंशनरों की बात करें तो मंडी में जो है वो पेंशनर बुलाए गए हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो बिजली बोर्ड के पेंशनर फोरम ने 28 नवंबर को मंडी में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बुलाया है जहां पर बिजली बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ जो है वो रणनीति बनाई जाएगी।
जाएगी। इनकी भी वित्तीय मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं और लगातार ये लोग प्रबंधन से अपनी डिमांड उठा रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो अब मंडी में ये लोग जुटेंगे और वहां पर रणनीति बनाएंगे। हो सकता है कि ये भी दूसरे पेंशनरों की तरह विधानसभा के जो शीतकालीन सत्र है वहां पर जाकर जो है वो सरकार से अपनी डिमांड उठाएं और वहां पर घेराबंदी या प्रदर्शन कर सकते हैं। तो एक बड़ी रणनीति मंडी में जो है वो 28 नवंबर को बिजली बोर्ड के पेंशनर फोरम जो है वो बनाने जा रही है। आज प्रदेश के जो डीजीपी है, कार्यवाहक डीजीपी, उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है। प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी अशोक तिवारी ने सभी जिलों के एसपी, डीएसपी और एसएचओ को निर्देश दिए हैं कि ये निर्देश दिए हैं और ये निर्देश के साथ साथ चेतावनी जो है वो ज़्यादा है। इन्हें कहा गया है कि जिला में कानून व्यवस्था बिगड़ी तो एसपी की जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित होगी। एक बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में जो है वो लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है, जिस पर कार्यवाहक डीजीपी अशोक तिवारी ने कड़े निर्देश जो दिए हैं और सभी एसपी को उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की बात इन्होंने कही है। अधिकारियों को फील्ड पर नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय को भी देने को कहा गया है। जिला पुलिसिंग में किसी भी तरह की ढील स्वीकार नहीं होगी, ये बात जो है वो डीजीपी ने कही है और डीजीपी ने साफ किया कि यह निर्देश नहीं है बल्कि चेतावनी के तौर पर इसे लिया जाए। पिछले दिनों कुछ जिला में वारदातें सामने आई है जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती दिख रही है। ऊना में गोलीकांड हुआ है पिछले दिनों, एक कांग्रेस नेता की वहां पर मौत भी हुई है। फिर सोलन में भी जो है वो हवा में फायरिंग करने के मामले जो है वो सामने आए हैं। तो अब पुलिस के एसपी को सख्ती बरतने के खास निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो सभी जिलाधीश, जिला के जो एसपी हैं उन्हें डीजीपी की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी अगर उनके जिला में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो ऐसे में ये बड़ी चेतावनी है और आगे क्या कार्रवाई होती है इसमें ये देखना होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के एक वीर सैनिक को आज अंतिम विदाई दी गई। विंग कमांडर नमांश सयाल को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई आज दे दी गई। शुक्रवार को दुबई में एयर शो के दौरान तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट विंग कमांडर नमांश सयाल ने अपना बलिदान दे दिया था। रविवार दोपहर करीब 1 बजे उनकी पार्थिव देह को जो है वो एयरफोर्स के विशेष विमान से गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे पर लाया गया, जहां नमांश सयाल के माता पिता, उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी जो है वो पार्थिव देह के साथ आए थे। यहां से पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव पटियालकड़ ले जाया गया, जहां मोक्षधाम में सैन्य सम्मान के साथ नमांश सयाल को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान सभी आंखें जो है वो नम थी और हिमाचल के इस वीर सैनिक को सभी ने अंतिम विदाई दी। अब बात करते हैं प्रदेश के मौसम की। तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सूखे जैसी स्थिति हो चुकी है। वर्ष 2014 और 2016 में नवंबर महीने में वर्षा नहीं हुई थी और इस वर्ष भी यही हालात रहे हैं। हिमाचल में यही स्थिति जो है वो बनी हुई है। प्रदेश में नवंबर महीने में अब तक किन्नौर में 3.2 मिलीमीटर और लाहौल स्पीति में 2.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। शेष स्थानों पर वर्षा नहीं हुई है, केवल बूंदाबांदी यहाँ पर कुछ इलाकों में जो है वो देखने को मिली। आगामी दिनों में इस वजह से ठंड और बढ़ने का अनुमान है। हालांकि विंटर सीजन है, ठंड तो अब बढ़ेगी ही, लेकिन सूखी ठंड से जो है वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। काफ़ी बीमारी जो है वो यहाँ पर फैल रही है, वायरल जो है वो लोगों को हो रहा है। तो प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की शुष्क ठंड जो है वो लगातार पड़ रही है। 15 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया है। 4 स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया जा रहा है। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। अभी 1 सप्ताह तक मौसम इसी तरह से शुष्क बना रहेगा, इस तरह का पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। तो अभी मौसम की स्थिति जो है वो काफ़ी यहाँ पर ख़राब चल रही है। सूखी ठंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। लोग लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। अगर बारिश हो जाए तो उससे जो है वो हवा में भी नमी आएगी, ज़मीन में भी नमी पड़ेगी और उससे इन बीमारियों से खासकर वायरल जो है वो दूर
दूर हो सकेगा। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द वर्षा हिमाचल प्रदेश में हो, बारिश हो और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाए और उससे जो है वो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोगों को भी जो है वो बड़ी राहत यहाँ पर मिल सकेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।